रोम का कार्निवल। जब फ्रांस को होश आया तो उसने देखा कि अल्बर्ट पानी का एक गिलास पी रहा है, जिसकी आवश्यकता उसके पीले चेहरे से स्पष्ट थी। और काउंट पहले ही अपना विदूषक का परिधान पहन रहा था। उसने स्वाभाविक रूप से चौंक की ओर देखा। सब कुछ गायब हो चुका था। मंच, जल्लाद, पीड़ित। केवल लोग रह गए थे, शोरगुल करते, व्यस्त, प्रसन्न। मोंटे चितौरियों की घंटी, जिसे केवल पोप की मृत्यु और मस्केराता की शुरुआत पर बजाया जाता था, अपनी ध्वनि ऊंडेल रही थी। क्या हुआ? उसने काउंट से पूछा। कुछ नहीं, उसने उत्तर दिया। कुछ भी नहीं, जैसा कि तुम देख रहे हो। लेकिन कार्निवल शुरू हो चुका है, इसलिए जल्दी से कपड़े बदलो। तो उस भयानक दृश्य का अब कुछ भी शेष नहीं, सिवाय एक स्वप्न की स्मृति के। क्योंकि वह उससे अधिक कुछ था ही नहीं। एक सपना या दुःस्वप्न जो तुम्हें आया। हाँ, ये हो सकता है, पर वह दंडित व्यक्ति, वह भी एक सपना ही था। बस इतना अंतर कि वह सोता रहा और तुम जाग गए। कौन कह सकता है कि तुम दोनों में से अधिक भाग्यशाली कौन है? और पेपिनो? फ्रांज ने पूछा। उसका क्या हुआ? पेपिनो समझदार लड़का है, बिल्कुल भी दिखावे का शौकीन नहीं, और अधिकांश लोगों के विपरीत, जो तब क्रोधित हो जाते हैं जब कोई उन पर ध्यान नहीं देता। वह यह देखकर प्रसन्न हुआ कि सबकी निगाहें उसके सहकैदी पर थीं। इस प्रकार उसने उस व्याकुलता का लाभ उठाया और भीड़ में फिसलकर गायब हो गया, बिना उन भले पादरियों को धन्यवाद दिए जिन्होंने उसका साथ दिया था। मनुष्य निस्संदेह एक अत्यंत अकृतज्ञ और स्वार्थी प्राणी है। लेकिन तुम्हें कपड़े पहनने चाहिए। देखो, मोरसेर्फ तुम्हें अच्छा उदाहरण दे रहा है। अल्बर्ट यंत्रवत अपने काले पैंटालून और चमकदार जूतों के ऊपर तफ्ता के पैंटालून खींच रहा था। तो ऑल्बर्ट, फ्रांस ने पूछा, क्या तुम इन परंपराओं से हटकर होने वाली बातों का आनंद ले रहे हो? ईमानदारी से बताओ। नहीं, उसने कहा, लेकिन मैं अब सचमुच प्रसन्न हूं कि मैंने ऐसा दृश्य देखा है। और मैं समझता हूं कि काउंट ने क्या कहा था, कि जब कोई ऐसे तमाशे का अभ्यस्त हो जाता है, तो वही एकमात्र दृश्य रह जाता है जो भीतर कोई भावना जगा सकता है। इसके अतिरिक्त, काउंट ने कहा, उसी क्षण चरित्र का अध्ययन किया जा सकता है। फांसी के मंच की पहली सीढ़ी पर मृत्यु उस मुखौटे को नोच लेती है जिसे व्यक्ति जीवन भर पहने रहता है, और वास्तविक चेहरा प्रकट हो जाता है। यह स्वीकार करना होगा कि आंद्रिया का चेहरा सुंदर नहीं था। कितना भयानक दुष्ट। आओ, सज्जनों, कपड़े पहने। फ्रांस के लिए अपने दोनों साथियों द्वारा दिए गए उदाहरण का पालन न करना हास्यास्पद होता। इसीलिए उसने भी अपना परिधान और मुखौटा पहन लिया, जो निश्चय ही उसके चेहरे से अधिक श्वेत नहीं था। जब वे तैयार हो गए तो वे नीचे उतरे। द्वार पर गाड़ी प्रतीक्षा कर रही थी, कन्फेटी और फूलों के गुलदस्तों से भरी हुई। वे यातायात की कतार में शामिल हो गए। अब भी अभी घटित घटना से अधिक पूर्ण विरोधाभास की कल्पना करना कठिन था। मृत्यु के उस उदास और मौन दृश्य के स्थान पर प्यात्सा देल पोपुलो उन्मत्त और चटखारेदार उल्लास का दृश्य बन गया था। मुखौटे पहने लोगों की भीड़ हर ओर से उमड़ रही थी, दरवाजों से निकलती, खिड़कियों से चढ़ती। हर गली से गाड़ियां निकल रही थीं। पेरो, हार्लेक्विन और डोमिनो, मार्किस और साधारण लोग, विकृत आकृतियां, शूरवीर और किसान, सब चिल्लाते, हाथ हिलाते, आटे से भरे अंडे, कन्फेटी या फूलों के गुच्छे फेंकते। मित्र और शत्रु, अपरिचित और परिचित, सभी पर शब्दों और प्रक्षेपों की बौछार करते। और किसी को आपत्ति करने का अधिकार नहीं था, केवल हंसी की अनुमति थी। फ्रांज और अल्बर्ट उन लोगों की भांति थे जिन्हें किसी भयानक शोक को भुलाने के लिए उन्माद में ले जाया गया हो, और जो जितना अधिक पीते और जितना अधिक मदहोश होते, उतना ही अतीत और वर्तमान के बीच एक पर्दा गिरता हुआ महसूस करते। वे अब भी देख सकते थे, या यूं कहें, भीतर महसूस करते थे उस दृश्य की छाया जो उन्होंने देखा था।
पर धीरे धीरे भीड़ के नशे ने उन्हें अपने वश में कर लिया। उनका मन डगमगाने लगा और विवेक की शक्ति फिसलती प्रतीत होने लगी। उन्हें इस शोर, इस गति, इस चक्कर में भाग लेने की एक विचित्र आवश्यकता महसूस हुई। पास की एक गाड़ी से फेंकी गई कन्फेटी की एक मुट्ठी मोरसेफ से टकराई और उसके दोनों साथियों को भी धूल से ढक दिया। साथ ही उसकी गर्दन और मुखौटे से खुले चेहरे के भागों में चुभन पैदा की, मानो सुइयों की एक पूरी दर्जन उस पर फेंक दी गई हो। पर इसका परिणाम यह हुआ कि वह उस संग्राम में कूद पड़ा जिसमें उनके सामने आने वाले सभी मुखौटे पहले से लगे हुए थे। वह गाड़ी में खड़ा हुआ, थैलों से अपनी हथेलियां भरी और पूरी शक्ति और कौशल के साथ पड़ोसियों पर अंडे और मिठाइयां उछालने लगा। अब युद्ध छिड़ चुका था। आधे घंटे पहले देखे गए दृश्य की स्मृति दोनों युवकों के मन से पूरी तरह मिट गई, क्योंकि उनके सामने बहुरंगी, निरंतर गतिमान, उन्मत्त तमाशा था। जहां तक मोंटे क्रिस्टो के काउंट का प्रश्न है, वह, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, एक क्षण के लिए भी प्रभावित प्रतीत नहीं हुआ। यदि तुम उस सुंदर और भव्य मार्ग कोर्सों की कल्पना करो, जो दोनों ओर 4 या 5 मंजिला भवनों से सजा हो, जिनकी बालकनियां सजावटी वस्त्रों से ढकी हों और हर खिड़की पर पर्दे लटके हों, और उन बालकनियों और खिड़कियों पर 3 लाख दर्शक, रोमी, इतालवी या संसार के चारों कोनों से आए विदेशी, हर प्रकार की अभिजात्यता एकत्र, जन्म की अभिजात्यता, धन की अभिजात्यता, प्रतिभा की अभिजात्यता, मनोहर स्त्रियां, जो स्वयं भी तमाशे में बहकर बालकनियों से झुकती और खिड़कियों से बाहर निकलकर नीचे से गुजरती गाड़ियों पर कन्फेटी की वर्षा करती है, जिसका उत्तर फूलों के गुच्छों से दिया जाता है। हवा गिरती कन्फेटी और उठते फूलों से भरी हुई, और फिर सड़क पर ही एक आनंदित, अविराम, उन्मत्त भीड़, विचित्र वेशों में चलती हुई विशाल गोभी, मनुष्यों के शरीर पर गरजते भैंसों के सिर, कुत्ते जो मानो पिछले पैरों पर चल रहे हों, और इस सब के बीच, इस पूरे दृश्य के मध्य, मानो कैलोत द्वारा स्वप्नित संत एंथनी की परीक्षा किसी अस्तार्थी के लिए उठाया गया। एक मुखौटा जो उसके मधुर चेहरे को प्रकट करता है, जिसे तुम पीछा करना चाहते हो, पर दुःस्वप्न जैसे दानव तुम्हें रोक लेते हैं। तब तुम्हें रोम के कार्निवल का एक मोटा सा अनुमान हो जाएगा। दूसरे चक्कर में काउंट ने गाड़ी रुकवाई और अपने साथियों से उन्हें छोड़ने की अनुमति मांगी, यह कहते हुए कि गाड़ी उनके उपयोग के लिए रहे। फ्रांज ने ऊपर देखा। वे पालात्सो रोस्पोली के सामने थे, और बीच की खिड़की पर, जिसके बाहर लाल क्रॉस के साथ सफेद डैमस्क का कपड़ा ठगा था, उसने एक नीले डोमिनो का वेश देखा, जिसके नीचे वह थिएत्रो आर्जेंटीना की उस सुंदर यूनानी स्त्री की कल्पना करने में कठिनाई नहीं कर सका। सज्जनों, काउंट ने कहा, जब आप अभिनेता बनकर थक जाई और फिर से दर्शक बनना चाहें, तो आपको पता है कि मेरी खिड़कियों में आपके लिए स्थान है। तब तक कृपया मेरी गाड़ी, मेरे कोचवान और मेरे सेवकों का उपयोग कीजिए। यह बताना भूल गए थे कि काउंट का कोचवान सादे ढंग से काले भालू की खाल में सजा था, बिल्कुल वैसी ही जैसी ओद्री ने द बेयर एंड द पाशा में पहनी थी, और यह भी कि बैरूश के पीछे खड़े 2 सेवक हरे बंदर के वेश में थे, जो उन पर पूरी तरह झंझते थे और स्प्रिंग लगे मुखौटों से राहगीरों की ओर मुंह बनाते जा रहे थे। फ्रांज ने काउंट को उसके सौम्य प्रस्ताव के लिए धन्यवाद दिया। एल्बर्ट की बात करें तो वह रोमन किसान स्त्रियों से भरी एक पूरी गाड़ी के साथ छेड़खानी में लगा हुआ था, जो काउंट की गाड़ी की तरह ही विश्राम के लिए रुकी थी, जैसा कि यातायात में वाहन अक्सर करते हैं। वह उस पर गुलदस्तों की बौछार कर रहा था। दुर्भाग्य से उसके लिए यातायात फिर चल पड़ा, और वह स्वयं को प्यात्सा देल पोपोलो की ओर लौटते हुए पाया, जबकि वह गाड़ी जिसने उसका ध्यान खींचा था, पालात्सो दी वेनेत्सिया की ओर चढ़ रही थी। अरे, मैं कहता हूँ, उसने फ्रांच से कहा, क्या तुमने नहीं देखा? क्या? फ्रांच ने पूछा। वह देखो, वह बैरूश जो जा रही है, रोमन किसान स्त्रियों से भरी हुई। नहीं। खैर, मैं तो निश्चित हूं कि वे आकर्षक स्त्रियां हैं। कितना अफसोस है कि तुम मुखौटा पहने हो,
मेरे प्रिय अल्बर्ट, फ्रांज ने कहा, यह तुम्हारी प्रेम निराशा की भरपाई करने का अवसर था। ओह! मुझे आशा है कि कार्निवाल किसी न किसी तरह का सांत्वना लाए बिना समाप्त नहीं होगा। उसने आधा हंसते हुए, आधा गंभीर होकर उत्तर दिया। इन आशाओं के बावजूद पूरा दिन किसी और घटना के बिना बीत गया, सिवाय इसके कि रोमन किसान स्त्रियों वाली गाड़ी से 2-3 बार और सामना हुआ। इनमें से एक अवसर पर, संयोग से या जानबूझकर, अल्बर्ट का मुखौटा गिर पड़ा। इस पर उसने फूलों के गुलदस्ते का शेष भाग उठाया और दूसरी बैरूश में फेंक दिया। रोमाग्ना की किसान स्त्री के आकर्षक वेश के नीचे अल्बर्ट को जो मोहक स्त्री दिखी, वह अवश्य ही इस शिष्टता से प्रभावित हुई होगी, क्योंकि जब दोनों मित्रों की गाड़ी अगली बार वहां से गुजरी, तो उसने बदले में उन्हें बैंगनी फूलों का एक छोटा गुलदस्ता फेंका। अल्बर्ट ने फूल पकड़ लिए। फ्रांस के पास यह मानने का कोई कारण नहीं था कि वे उसके लिए हैं, इसलिए उसने अल्बर्ट को उन्हें रखने दिया। अल्बर्ट ने विजय भाव से बैंगनी फूलों की टहनी अपनी बटन होल में लगा ली और गाड़ी अपनी विजयी यात्रा पर आगे बढ़ गई। देखा, फ्रांज ने कहा, यह तो किसी रोमांच की शुरुआत हो सकती है। जितना चाहो हंसो, उसने उत्तर दिया, पर मुझे सचमुच ऐसा ही लगता है। मैं इस गुलदस्ते को छोड़ने वाला नहीं हूं। इसका तो सवाल ही नहीं, फ्रांज ने हंसते हुए कहा। यह पहचान का चिन्ह बनेगा। मजाक जल्द ही वास्तविकता के बहुत करीब आ गया, क्योंकि जब फ्रांस और अल्बर्ट अभी भी यातायात की कतार के साथ बहते हुए अगली बार किसान स्त्रियों वाली गाड़ी के पास से गुजरे, तो जिस स्त्री ने अल्बर्ट को बैंगनी फूलों की टहनी फेंकी थी, उसने उसे उसकी बटन होल में देखकर ताली बजाई। शाबाश मेरे प्रिय मित्र, शाबाश, फ्रांज ने कहा। यह तो शानदार ढंग से आगे बढ़ रहा है। क्या मैं चला जाऊं? क्या तुम अकेले रहना चाहोगे? नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं। मैं किसी पहली ही कड़ी से धोखा नहीं खाना चाहता, किसी घड़ी के नीचे हुई भेंट से, जैसा कि हम ओपेरा के बाल में कहते हैं। यदि उस सुंदर किसान स्त्री के आगे बढ़ने की कोई इच्छा होगी, तो हम कल फिर उससे मिलेंगे। या कहें कि वह हमसे मिलेगी, तब वह मुझे जीवन का कोई संकेत दे सकती है और मैं देखूंगा कि क्या किया जाए। इसमें कोई संदेह नहीं, मेरे प्रिय एल्बर्ट, फ्रांस ने कहा। तुम नेस्टर जितने बुद्धिमान और यूलिसेस जितने विवेकशील हो, और यदि तुम्हारी सरके तुम्हें किसी पशु में बदलना चाहे, तो उसे या तो बहुत चतुर होना होगा या बहुत शक्तिशाली। अल्बर्ट सही था। सुंदर अजनबी ने निश्चय ही उस दिन इस षड्यंत्र को आगे न बढ़ाने का निश्चय किया था, क्योंकि यद्यपि दोनों युवकों ने कई और चक्कर लगाए, वे उस गाड़ी को फिर न पा सके जिसकी उन्हें तलाश थी। वह निस्संदेह आसपास की किसी गली में गायब हो चुकी थी। इसलिए वे पालात्सो रोस्पोली लौट आए, पर काउंट भी नीले डोमिनो के साथ गायब हो चुका था। पीले डैमस्क से सजी दोनों खिड़कियां अभी भी ऐसे लोगों से भरी थीं जो निस्संदेह उसके अतिथि थे। उसी क्षण वही घंटी, जिसने मास्क्रेटा के आरंभ की घोषणा की थी, उसके अंत का संकेत देने लगी। तुरंत ही कोर्सों पर ऊपर नीचे चलता यातायात बिखर गया और सारी गाड़ियां जल्दी से आसपास की गलियों में गायब हो गईं। फ्रांस और अल्बर्ट वेया देल्ले मारात्ते के पास थे। कोचवान बिना कुछ कहे उसमें मुड़ गया और पालात्सो पोली के पास से होते हुए प्यात्सा दी इस्पानिया पहुंचा, जहां उसने होटल के पास गाड़ी रोकी। सिग्नोर पास्त्रिनी अपने अतिथियों का स्वागत करने द्वार पर आए। फ्रांस का पहला विचार काउंट के बारे में जानने और समय पर उसे लेने न लौट पाने के लिए खेद प्रकट करने का था। पर सिग्नोर पास्त्रिनी ने उसे यह बताकर आश्वस्त किया कि मोंटे क्रिस्टो के काउंट ने अपने लिए दूसरी गाड़ी मंगवा ली थी, जो 4 बजे उसे पालात्सो रोस्पोली से ले गई थी। इसके अतिरिक्त काउंट की ओर से उनसे यह भी अनुरोध किया गया था कि थिएटर में अपने बॉक्स की चाबी दोनों मित्रों को सौंप दें। फ्रांस ने अल्बर्ट से पूछा
कि वह क्या करने का इरादा रखता है। पर अल्बर्ट के पास थिएटर जाने के बारे में सोचने से पहले कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं थीं। इसलिए उत्तर देने के बजाय उसने पूछा कि क्या सिग्नोर पास्त्रिनी उसके लिए कोई दर्जी ढूंढ सकते हैं। दर्जी? होटल के मालिक ने कहा। किस लिए? कल तक हमारे लिए कुछ रोमन किसान वेश तैयार करने के लिए, जितने संभव हों उतने सुरुचिपूर्ण। सिग्नोर पास्त्रिनी ने सिर हिलाया। कल तक 2 वेश, उसने कहा। मैं आपकी महानुभावों से क्षमा चाहता हूं, पर यह तो बहुत फ्रांसीसी मांग है। 2 वेश। रोम में अगले सप्ताह तक आपको कोई दर्जी नहीं मिलेगा जो आपके लिए एक कमीज पर 6 बटन भी सी दे, चाहे आप उसे हर बटन के लिए एक एक एक्यू क्यों ना दें। तो हमें इन वेशों का विचार छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे पास वे तैयार हैं। ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए, और कल जब आप जागेंगे तो आपको टोपियों, जैकेटों और पतलूनों का एक संग्रह मिलेगा जो आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। इसे हमारे मेजबान पर छोड़ दो, फ्रांस ने कहा। वह पहले ही हमें दिखा चुका है कि वह साधनों से भरा व्यक्ति है। तो क्यों ना हम शांतिपूर्वक भोजन करें और फिर लितालियाना इन अल्जेरी देखने जाएं? ठीक है, लितालियाना इन अल्जेरी ही सही, अल्बर्ट ने कहा। पर ध्यान रखिए, सिग्नोर पास्त्रिनी, कि यह सज्जन और मैं, फ्रांस की ओर संकेत करते हुए, कल सुबह उन वेशों को पाने को अत्यंत महत्व देते हैं जिनकी हमने मांग की है। सराय वाले ने एक बार फिर अपने अतिथियों को आश्वस्त किया कि उन्हें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और उनकी सभी आवश्यकताओं की पूरी व्यवस्था की जाएगी। इसलिए फ्रांस और अल्बर्ट ऊपर जाकर अपने विदूषक वेश उतारने लगे। वेश उतारते समय अल्बर्ट ने बड़ी सावधानी से अपनी बैंगनी फूलों की टहनी अलग रख ली, जो अगले दिन पहचान का संकेत बनने वाली थी। दोनों मित्र भोजन के लिए बैठे, पर जैसे ही वे खाने लगे, अल्बर्ट अपने आप को रोक न सका और उसने सिग्नोर पास्त्रिनी के रसोइये और काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्तो के यहाँ काम करने वाले रसोइये के गुणों के बीच स्पष्ट अंतर की ओर ध्यान दिलाया। और सच कहें तो फ्रांस को भी काउंट के विषय में उसके मन में जो कुछ संकोच शेष था, उसके बावजूद ये स्वीकार करना पड़ा कि यह तुलना सिग्नोर पास्त्रिनी के रसोइये के पक्ष में नहीं थी। मिठाई के समय सेवक ने पूछा कि दोनों युवक किस समय अपनी गाड़ी चाहेंगे। अल्बर्ट और फ्रांस ने एक दूसरे की ओर देखा, क्योंकि उन्हें सचमुच डर था कि कहीं वे बहुत अधिक छूट तो नहीं ले रहे। सेवक बात समझ गया। काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्तो ने, उसने कहा, स्पष्ट आदेश दिए हैं कि गाड़ी पूरे दिन उनके निपटान में रहे, अतः वे बिना किसी संकोच के इसका उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने निश्चय किया कि वे काउंट की इस उदारता का पूरा लाभ उठाएंगे और घोड़ों को जोत देने का आदेश दिया, जबकि वे स्वयं दिन के कपड़े उतारकर शाम के वस्त्र पहनने चले गए, क्योंकि पहले वाले दिन की घटनाओं से कुछ अस्त व्यस्त हो गए थे। इसके बाद वे थिएट्रो अर्जेंटीना पहुंचे और काउंट के बॉक्स में अपनी जगह ले ली। पहले अंक के दौरान काउंटेस जी अपने बॉक्स में आईं। उनकी पहली दृष्टि उसी दिशा में गई जहां पिछली संध्या उन्होंने काउंट को देखा था, और इस प्रकार उन्होंने फ्रांस और अल्बर्ट को उसी व्यक्ति के बॉक्स में देखा जिसके विषय में एक दिन पहले उन्होंने फ्रांस से इतनी विचित्र राय व्यक्त की थी। उनकी दूरबीन ने इतनी तीव्रता से पूछताछ की कि फ्रांस को लगा कि अब उनकी जिज्ञासा को और देर तक अधूरा छोड़ना क्रूरता होगी। इसीलिए इतालवी रंगशालाओं में दर्शकों को प्राप्त उस विशेषाधिकार का लाभ उठाते हुए, जो थिएटर को मिलने जुलने के कक्ष की तरह उपयोग करने की अनुमति देता है, दोनों मित्र अपना बॉक्स छोड़कर काउंटेस को प्रणाम करने पहुंचे। उनके बॉक्स में प्रवेश करते ही काउंटेस ने फ्रांस को सम्मान की जगह लेने का संकेत किया। एल्बर्ट उनके पीछे बैठ गया, तो उसने फ्रांस को बैठने का भी पूरा समय दिए बिना कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम इस नए लॉर्ड रुथवेन से परिचय करने के लिए उतावले थे
और अब तुम उसके सबसे अच्छे मित्र बन गए हो। यद्यपि हम उतने घनिष्ठ नहीं हैं, जितना आप संकेत कर रही हैं, फ्रांज ने कहा। फिर भी मैं यह नकार नहीं सकता कि हमने पूरे दिन उसकी आतिथ्य सत्कार का लाभ उठाया है। क्या पूरा दिन? ठीक यही। आज सुबह हमने उसके यहाँ भोजन किया। मस्किराता के दौरान उसके रथ में कोर्सों पर ऊपर नीचे घूमे और अंत में इस शाम थिएटर में उसके बॉक्स में बैठे हैं। तो क्या इसका अर्थ है कि अब तुम उसके परिचित हो? हाँ और नहीं। इसका क्या अर्थ? ये एक लंबी कहानी है। मुझे सुनाओ। आप उससे बहुत डर जाएंगी। तो और भी कारण है। कम से कम तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक कहानी का अंत ना हो जाए। ठीक है, मुझे पूरी कहानियां पसंद हैं। तब तक यह बताओ कि तुम उससे मिले कैसे? किसने तुम्हारा परिचय कराया? किसी ने नहीं, उलटे उसने स्वयं अपना परिचय कराया। कब? कल, जब हम आपको छोड़कर गए थे। किस तरह? ओह, सबसे साधारण तरीके से, हमारे मकान मालिक के माध्यम से। तो वह भी तुम्हारी तरह होटल द लोंद्र में ठहरा है। न केवल उसी होटल में, बल्कि उसी मंजिल पर। उसका नाम क्या है? कम से कम उसका नाम तो जानते हो। निश्चय ही, काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्तो। यह कैसा नाम है? ये तो किसी परिवार का नाम नहीं है। नहीं, यह उस द्वीप का नाम है जिसे उसने खरीदा है। तो वह काउंट है? हाँ, एक टस्कन काउंट। हम्म, हमें यह बात पचानी होगी, काउंटेस ने कहा, जो वेनेजिया के सबसे पुराने परिवारों में से एक से थीं। और वैसे वह कैसा व्यक्ति है? विस्काउंट मोरसेरफ से पूछिए। क्या तुमने सुना? मुझे तुम्हारे पास भेजा जा रहा है। यदि वह हमें प्रिय न लगे तो हम बहुत ही कठिन संतुष्ट होंगे, अल्बर्ट ने कहा। 10 वर्षों का मित्र भी हमारे लिए इससे अधिक न कर पाता जितना उसने किया, और वह भी उस सौम्यता, संवेदनशीलता और शिष्टाचार के साथ जो एक सच्चे समाजजन को प्रकट करते हैं। आओ आओ, काउंटेस ने हंसते हुए कहा। मेरा पिशाच तो बस कोई नवधनाढ्य है जो अपनी संपत्ति के लिए क्षमा चाहता है, और जिसने रॉथस्चाइल्ड समझे जाने से बचने के लिए लारा का मुखौटा धारण कर लिया है। क्या तुमने उसे देखा? उसे? फ्रांज ने मुस्कुराते हुए पूछा। कल वाली सुंदर यूनानी को? नहीं, मुझे लगता है हमने उसकी गूंजला की ध्वनि सुनी थी, पर वह स्वयं पूरी तरह अदृश्य रही। मेरे प्रिय फ्रांस, अल्बर्ट ने कहा, जब तुम अदृश्य कहते हो तो तुम बस रहस्यमय बनने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे विचार में वह नीला डोमिनो कौन था जिसे हमने सफेद डैमस्क से सजी खिड़की में देखा था? और वह सफेद डैमस्क वाली खिड़की कहाँ थी? काउंटेस ने पूछा। पलात्सो रोस्पोली में। तो काउंट के पलात्सो रोस्पोली में 3 खिड़कियां थीं? हाँ। क्या आप कोर्सों से गुजरी थीं? निस्संदेह। और क्या आपने 2 पीले डैमस्क वाली खिड़कियां और एक सफेद डैमस्क वाली, जिस पर लाल क्रॉस बना था, देखी? वे काउंट की थीं। ये तो अद्भुत है। क्या वह व्यक्ति कोई नवाब है? क्या तुम्हें पता है कि कार्निवाल सप्ताह में पलात्सो रोस्पोली में ऐसी 3 खिड़कियों का किराया कितना होता है? अर्थात कोर्सों की सबसे अच्छी जगह पर? 2 या 300 रोमन एक्यू। 2 या 3 हजार कहना चाहिए। यह तो बहुत है। क्या उसका द्वीप इतना लाभ देता है? उसका द्वीप एक बायो को भी नहीं। तो फिर उसने उसे क्यों खरीदा? केवल सनक में। तो वह सनकी है। सच तो ये है, अल्बर्ट ने कहा, कि वह मुझे भी काफी सनकी प्रतीत हुआ। मेरे प्रिय, यदि वह पेरिस में रहता और हमारे थिएटरों में जाता
तो मैं कहता कि वह या तो कोई मज़ाकिया है या फिर साहित्य से नष्ट हुआ कोई बेचारा। इसमें संदेह नहीं कि आज सुबह उसने 2-3 ऐसी बातें कहीं जो दिदिये या अंतोनी के योग्य थीं। इसी समय एक आगंतुक भीतर आया और प्रचलन के अनुसार फ्रांज ने उसे अपनी जगह दे दी। इस हलचल और व्यवधान ने बातचीत का विषय बदल दिया। 1 घंटे बाद दोनों मित्र होटल लौट आए। सिग्नोर पास्त्रिनी अगले दिन के लिए उनके वेशभूषा की व्यवस्था पहले ही कर चुके थे और उन्होंने वादा किया कि वे उनके चतुर प्रयासों के परिणाम से संतुष्ट होंगे। अगली सुबह 9 बजे वह फ्रांस के कमरे में आया, अपने साथ एक दर्जी को लिए हुए, जिसके पास 8-10 रोमन ग्रामीण वेशभूषाएं थीं। दोनों मित्रों ने अपने अपने आकार के अनुसार लगभग एक सी दो पोशाकें चुनी और अपने मेजबान से अनुरोध किया कि उनकी टोपियों में लगभग 20-20 फीते से ले जाएं और उनके लिए उन चमकीले रंगों वाले धारीदार रेशमी दुपट्टों में से 2 मंगवाए जाएं, जिन्हें लोग त्योहारों के दिनों में कमर के चारों ओर बांधते हैं। अल्बर्ट यह देखने के लिए उत्सुक था कि वह अपनी नई पोशाक में कैसा लग रहा है। यह नीले मखमल की जैकेट और पैंटालून, खड़े हुए मोजे, बकल लगे जूते और रेशमी बनियान से बनी थी। सच तो यह था कि इस चित्रमय पोशाक में अल्बर्ट का सुरुचिपूर्ण न दिखना असंभव था और जब उसकी पतली कमर के चारों ओर पट्टा कस दिया गया और उसकी टोपी को जरा सा एक ओर झुका दिया गया, जिससे फीते उसके कंधे पर झरने की तरह गिर पड़े, तो फ्रांस को स्वीकार करना पड़ा कि पोशाक का भी उस श्रेष्ठ शारीरिक सौंदर्य में बड़ा हाथ होता है, जिसे हम कुछ जातियों से जोड़ देते हैं। तुर्क, जो पुराने समय में अपने लंबे, चमकीले वस्त्रों में इतने चित्रमय लगते थे, अब अपने नीले बटनदार कोटों और उन यूनानी टोपियों में भद्दे दिखाई देते हैं, जो उन्हें लाल ढक्कन वाली शराब की बोतलों जैसा बना देती है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? फ्रांस ने अल्बर्ट की प्रशंसा की और वह स्वयं भी आईने के सामने खड़ा होकर एक ऐसे निर्विवाद आत्मसंतोष के भाव से मुस्कुरा रहा था जिसे छिपाया नहीं जा सकता था। ठीक इसी समय मोंते क्रिस्तो का काउंट भीतर आया। महानुभावों, उसने कहा, यद्यपि आनंद में संगति सुखद होती है, फिर भी स्वतंत्रता उससे भी अधिक सुखद है। इसलिए मैं आपको यह बताने आया हूं कि जो गाड़ी आपने कल उपयोग की थी, उसे आज और आने वाले दिनों में भी आपके लिए छोड़ रहा हूं। हमारे मेजबान ने आपको अवश्य बताया होगा कि उनके यहाँ मेरी 3 या 4 गाड़ियां हैं, इसलिए इससे मुझे किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। इसे निस्संकोच उपयोग में लाइए, चाहे मनोरंजन के लिए हो या कार्य के लिए। यदि हमें एक दूसरे से कुछ कहना हो, तो हमारा मिलन स्थल पालात्सो रोस्पोली होगा। दोनों युवकों ने कुछ आपत्ति करने की कोशिश की, पर वास्तव में ऐसे प्रस्ताव को ठुकराने का कोई कारण नहीं था, जो उनके लिए इतना सुविधाजनक था। अंततः उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। काउंट लगभग 15 मिनट उनके साथ रहा और हर विषय पर सहज प्रवाह से बातचीत करता रहा। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, वह प्रत्येक देश के साहित्य से भली भांति परिचित था। उसके बैठक कक्ष की दीवारों पर एक दृष्टि डालने से ही फ्रांस और अल्बर्ट समझ गए थे कि वह ललित कला का पारखी है और बातचीत के दौरान अनायास कहे गए कुछ सरल शब्दों से यह भी सिद्ध हो गया कि विज्ञान की भी उसे कुछ समझ थी। विशेष रूप से ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने रसायन शास्त्र पर विशेष ध्यान दिया था। दोनों मित्रों ने काउंट को उसके द्वारा दिए गए भोज का प्रतिदान देने का साहस नहीं किया। उसके उत्कृष्ट भोजन के बदले सिग्नोर पास्त्रीनी की साधारण मेज का भोजन प्रस्तुत करना एक फीका मजाक होता। उन्होंने यह बात खुलकर कही और काउंट ने उनकी इस सूझबूझ को स्पष्ट सराहना के साथ स्वीकार किया। अल्बर्ट काउंट के शिष्टाचार से अत्यंत प्रभावित था और केवल उसकी विद्वत्ता ही उसे एक सच्चे कुलीन के रूप में स्वीकार करने से रोक रही थी। सबसे अधिक उसे इस बात की प्रसन्नता थी कि अब वह गाड़ी का पूरा उपयोग कर सकता था। उसकी अपनी सुंदर ग्रामीण युवतियों के बारे में कुछ योजनाएं थीं और चूंकि वे उसे एक अत्यंत सुरुचिपूर्ण गाड़ी में दिखाई दी थीं, इसलिए वह इस दृष्टि से भी उनके समकक्ष बने रह पाने से प्रसन्न था।
1:30 बजे दोनों मित्र नीचे उतरे। सारथी और सेवकों को यह विचार सूझा था कि वे अपने जंगली पशुओं की खालों के ऊपर ही अपनी वर्दी पहन लें, जिससे वे पिछले दिन की अपेक्षा और भी अधिक विचित्र लग रहे थे। इस पर अल्बर्ट और फ्रांज ने उनकी भरपूर प्रशंसा की। अल्बर्ट ने अपनी मुरझाती हुई वायलेट की टहनी भावुकतापूर्वक अपने बटन होल में लगा रखी थी। घंटी की पहली आवाज के साथ ही वे चल पड़े और विया विक्टोरिया से होते हुए कोर्सो की ओर तेजी से बढ़े। दूसरी परिक्रमा में युवा स्त्री विदूषकों से भरी एक गाड़ी से काउंट की बारूश में फेंका गया ताज़ा वायलेटों का गुलदस्ता अल्बर्ट को यह संकेत दे गया कि उसकी और उसके मित्र की ही तरह पिछले दिन की ग्रामीण युवतियों ने भी वेश बदल लिया था। और चाहे संयोग से हो या उसी भावना से प्रेरित होकर जिसने उसे शिष्टतापूर्वक उनका वेश अपनाने को प्रेरित किया था, उन्होंने वही पोशाक चुनी थी जो फ्रांस और अल्बर्ट ने पहन रखी थी। अल्बर्ट ने पुराने फूलों की जगह नए फूल लगा लिए, पर मुरझाया हुआ गुलदस्ता अपने हाथ में ही रखा। और जब वह फिर से उस बारूश के पास से गुजरा, तो उसने उसे कोमलता से अपने होठों से लगाया। न केवल वह स्त्री जिसने उसे फेंका था, बल्कि उसकी सहेलियां भी इस पर अत्यंत आनंदित दिखाई दीं। दिन पहले दिन की तरह ही जीवंत था। एक सावधान निरीक्षक को तो शायद और भी अधिक शोर और उल्लास दिखाई देता। एक क्षण के लिए काउंट को खिड़की पर देखा गया, पर जब गाड़ी फिर लौटी, तब तक वह जा चुका था। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि वायलेटों के गुलदस्ते वाली स्त्री विदूषक और अल्बर्ट के बीच का चुलबुला आदान प्रदान पूरे दिन चलता रहा। उस शाम लौटने पर फ्रांस को दूतावास का एक पत्र मिला, जिसमें बताया गया था कि अगले दिन उसे परम पावन के साथ दर्शन का सम्मान प्राप्त होगा। रोम की प्रत्येक पूर्व यात्रा में उसने यही अनुग्रह मांगा और प्राप्त किया था। और धार्मिक कारणों तथा कृतज्ञता से प्रेरित होकर वह ईसाई जगत की राजधानी में रुके बिना संत पेतरुस के उत्तराधिकारियों में से एक को आदरपूर्वक प्रणाम किए बिना नहीं जाना चाहता था, जो सभी ईसाई गुणों का एक दुर्लभ उदाहरण है। इसलिए उसने अगले दिन कार्निवल में जाने का विचार नहीं किया, क्योंकि यद्यपि वह अपनी महानता को कृपालुता से संयमित रखते हैं, फिर भी उस उदात्त और पवित्र वृद्ध पुरुष ग्रेगोरी 16वें के सामने नतमस्तक होने की तैयारी सदा गहन भावनाओं से भरे सम्मान के साथ ही की जाती है। वेटिकन से निकलकर फ्रांस सीधे होटल लौट आया और जानबूझकर कोर्सों से बचता रहा। उसके साथ धर्मपरायण विचारों का एक ऐसा कोश था जिसे मस्केराता की उन्मत्त उल्लासपूर्णता अपवित्र कर देती। 5:10 पर अल्बर्ट लौट आया। वह अत्यंत प्रसन्न था। मस्खरे ने फिर से अपना ग्रामीण वेश धारण कर लिया था और अल्बर्ट की बग्घी के पास से गुजरते समय उसने अपना मुखौटा उठा लिया था। वह अत्यंत मोहक थी। फ्रांज ने सच्चे मन से अपने मित्र को बधाई दी और अल्बर्ट ने उन प्रशंसाओं को ऐसे स्वीकार किया मानो वे उसका स्वाभाविक अधिकार हों। वास्तविक अभिजात सुरुचि के कुछ संकेतों के आधार पर उसका दावा था कि वह सुंदर अजनबी अवश्य ही रोमन समाज के सर्वोच्च वर्गों से संबंध रखती है। उसने निश्चय कर लिया था कि अगले ही दिन वह उसे पत्र लिखेगा। जब अल्बर्ट उससे यह सब कह रहा था, फ्रांस ने देखा कि वह जैसे कोई प्रश्न पूछना चाहता है, पर संकोच कर रहा है। उसने उसे उकसाया और पहले ही कि यह वचन दे दिया कि अपने मित्र की प्रसन्नता के लिए वह जो भी बलिदान कर सकेगा, करेगा। अल्बर्ट ने उतनी ही देर तक आग्रह स्वीकार किया जितनी मित्रों के बीच शिष्टाचार की मांग होती है, और अंततः उसने फ्रांज से स्वीकार किया कि यदि वह अगले दिन बग्घी का पूरा दायित्व उसी पर छोड़ दे, तो वह उसके लिए बहुत बड़ा उपकार होगा। उसने मुखौटा उठाने में उस सुंदर ग्रामीण स्त्री की असाधारण कृपा का कारण अपने मित्र की अनुपस्थिति को बताया। स्वाभाविक ही फ्रांस इतना स्वार्थी नहीं था कि वह ऐसी साहसिक घटना के बीच अल्बर्ट को रोकता, जो उसकी जिज्ञासा और आत्मसम्मान दोनों के लिए इतनी संतोषजनक प्रतीत होती थी। वह अपने मित्र की असाधारण अविवेकशीलता से भली भांति परिचित था और जानता था कि उसकी सफलता के छोटे से छोटे विवरण से भी उसे
अवगत कराया जाएगा। और चूंकि 2-3 वर्षों तक पूरे इटली में यात्रा करने के बाद भी उसे स्वयं कभी ऐसा प्रेम प्रसंग आरंभ करने का सौभाग्य नहीं मिला था, इसलिए उसे यह जानने में कोई असंतोष नहीं था कि ऐसे मामलों में घटनाएं किस प्रकार आगे बढ़ती हैं। अतः उसने अल्बर्ट से वचन दिया कि अगले दिन वह पलात्सो रोस्पोली की खिड़कियों से ही यह दृश्य देखकर संतुष्ट रहेगा। अगले दिन उसने देखा कि अल्बर्ट बार बार वहां से गुजर रहा है, हाथ में एक विशाल गुलदस्ता लिए हुए, निस्संदेह किसी प्रेम पत्र का वाहक बनकर। यह संभावना तब निश्चित हो गई जब फ्रांज ने वही गुलदस्ता सफेद कमीलिया के वृत्त से तुरंत पहचाना जा सकने वाला गुलाबी साटन पहने एक मनोहर मसखरे के हाथों में देखा। उस शाम केवल आनंद ही नहीं था, बल्कि उन्माद था। अल्बर्ट को इसमें कोई संदेह नहीं था कि सुंदर अजनबी उसी प्रकार उसे उत्तर देगी। फ्रांज ने उसकी इच्छा को पहले ही भांपते हुए कहा कि उसे वह सारा शोर थकाने वाला लग रहा है और उसने निश्चय किया है कि अगले दिन वह अपना एल्बम देखेगा और टिप्पणियां करेगा। अल्बर्ट को भ्रम नहीं हुआ। अगली शाम वह एक ही छलांग में फ्रांस के कमरे में आ पहुंचा, कागज का एक पन्ना उसके एक कोने से पकड़े हुए और उसे हवा में लहराता हुआ। तो बताओ, क्या मैं गलत था? क्या उसने उत्तर दिया? फ्रांस ने पुकारा। पढ़ो। जिस स्वर में अल्बर्ट ने यह कहा, उसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव था। फ्रांज ने पत्र लिया और पढ़ा। मंगलवार की शाम 7 बजे व्यादेई पोंतेफिची के प्रवेश पर अपनी बग्घी से उतरिए और उस रोमन ग्रामीण स्त्री के पीछे चलिए जो आपका मोक्कोलेटो पकड़ लेगी। जब आप सैन जियाकोमो गिरजाघर की पहली सीढ़ी पर पहुंचे तो अपने मसखरे के वस्त्र के कंधे पर गुलाबी फीता बांधिए ताकि आपको पहचाना जा सके। तब तक आप मुझे फिर नहीं देखेंगे। स्थिरता और विवेक। तो जब फ्रांज ने पढ़ना समाप्त किया, ऑल्बर्ट ने पूछा, मेरे प्रिय मित्र, इस बारे में तुम्हारा क्या विचार है? मेरा विचार है, फ्रांज ने कहा, कि यह मामला एक अत्यंत सुखद साहसिक घटना का रूप ले रहा है। मैं भी यही सोचता हूं और मुझे बहुत भय है कि ब्राचियानो के ड्यूक की बॉल में तुम अकेले ही जाओगे। उसी सुबह फ्रांज और अल्बर्ट दोनों को उस प्रसिद्ध रोमन बैंकर के यहां से निमंत्रण प्राप्त हुआ था। सावधान रहो मेरे प्रिय अल्बर्ट, फ्रांज ने कहा। ड्यूक के यहाँ उच्च समाज का सारा वर्ग उपस्थित होगा और यदि तुम्हारी सुंदर अजनबी वास्तव में कोई अभिजात है तो वह वहां उपस्थित हुए बिना नहीं रह सकेगी। वह आए या न आए, मैं उसके विषय में अपनी धारणा नहीं बदलूंगा। क्या तुमने पत्र पढ़ा है? हाँ। क्या तुम नहीं जानते कि इटली में मेज्जो की स्त्रियां कितनी कम शिक्षित होती हैं? यह शब्द बुर्जुआ वर्ग के लिए प्रयुक्त होता था। हाँ, फ्रांज ने फिर उत्तर दिया। तो फिर नोट को फिर से पढ़ो, लिखावट को देखो और बताओ कि क्या उसमें व्याकरण या वर्तनी की एक भी त्रुटि है। लिखावट सचमुच मनोहर थी और वर्तनी पूर्णतः निर्दोष। तुम पूर्वनियत हो, फ्रांज ने पत्र लौटाते हुए कहा। हंसो, चाहो तो मजाक उड़ाओ, अल्बर्ट ने आगे कहा। मैं प्रेम में हूं। हे भगवान, तुम मुझे डरा देते हो, फ्रांज ने कहा। मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि न केवल मैं ब्राचियानो के ड्यूक की बॉल में अकेला जाऊंगा, बल्कि संभव है कि फ्लोरेंस भी मुझे अकेले ही लौटना पड़े। सच तो यह है कि यदि मेरी अजनबी उतनी ही मनोहर निकली जितनी वह सुंदर है, तो मैं कम से कम 6 सप्ताह के लिए रोम में ही बस जाऊंगा। मुझे यह नगर प्रिय है और वैसे भी पुरातत्व के प्रति मेरी सदैव से विशेष रुचि रही है। निस्संदेह ऐसी कुछ और भेंटों के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि हम तुम्हें अकादेमी दे जानस्क्रिप्सियों ए बेल लेत्र का सदस्य चुना हुआ देखेंगे। अल्बर्ट ऐसे दिखा मानो वह अपने शैक्षणिक पद के दावे पर
गंभीरता से बहस करने ही वाला हो, पर उसी क्षण एक सेवक ने आकर बताया कि भोजन परोसा जा चुका है। अल्बर्ट के लिए प्रेम और स्वस्थ भूख परस्पर विरोधी नहीं थे, इसलिए वह तुरंत अपने मित्र के पास मेज पर बैठ गया, पूरी तरह तैयार कि भोजन के बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाएगा। रात्रि भोज के बाद काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो के आगमन की घोषणा हुई। वे उन्हें 2 दिनों से नहीं देख पाए थे। सिग्नोर पास्त्रीनी के अनुसार काम उन्हें सिविता वेक्किया ले गया था। वे पिछली शाम चले गए थे और अभी केवल 1 घंटे पहले ही लौटे थे। वे अत्यंत मनोहर थे, चाहे इसलिए कि वे स्वयं को संभाले हुए थे या इसलिए कि परिस्थितियों ने उन कटु स्वरों को नहीं छेड़ा जो अन्य अवसरों पर उनकी वाणी में कड़वाहट भर देते थे। वे लगभग अन्य पुरुषों जैसे ही प्रतीत हो रहे थे। फ्रांस ने उन्हें सचमुच रहस्यमय पाया। काउंट इस बात से अनभिज्ञ नहीं हो सकते थे कि युवा यात्री ने उन्हें पहचान लिया है। फिर भी उनकी पुनः हुई पहचान के बाद से उनके मुख से एक भी शब्द ऐसा नहीं निकला जिससे यह संकेत मिले कि वे पहले मिल चुके हैं। दूसरी ओर, यद्यपि फ्रांस अपने पूर्व साक्षात्कार का उल्लेख करना चाहता था, फिर भी वह उस व्यक्ति को अप्रसन्न करने के भय से स्वयं को रोकता रहा जिसने उसके और उसके मित्र के प्रति इतनी उदारता दिखाई थी। इसलिए वह भी उसी आरक्षित व्यवहार का अनुसरण करता रहा। काउंट को यह झांत हो गया था कि दोनों मित्र थिएत्रो अर्जेंटीना में एक बॉक्स चाहते थे और उन्हें बताया गया था कि सभी स्थान आरक्षित हैं। अतः वे एक बार फिर अपने बॉक्स की चाबी उन्हें देने आए थे। कम से कम उनके आगमन का घोषित उद्देश्य यही था। फ्रांस और अल्बर्ट ने यह कहकर आपत्ति की कि वे काउंट को वंचित नहीं करना चाहते, पर उन्होंने उत्तर दिया कि वे उस शाम थिएत्रोपाल्ली जा रहे थे। इसलिए यदि वे इसका लाभ न उठाए तो अर्जेंटीना का उनका बॉक्स व्यर्थ चला जाएगा। इस उत्तर ने दोनों का निर्णय निश्चित कर दिया। फ्रांस अब काउंट की उस पीली आभा का अभ्यस्त होने लगा था जिसने प्रथम भेंट पर उसे इतना चकित किया था। वह उस कठोर मुख की सुंदरता से इनकार नहीं कर सकता था जिसकी वह पीली रंगत या तो एकमात्र दोष थी या शायद उसकी प्रधान विशेषता। फ्रांस, एक सच्चा बायर्निक नायक, उन्हें देखे या उनके बारे में सोचे बिना उन गंभीर मुखाकृतियों को मैनफ्रेड के कंधों पर या लारा के सिरोवेश के नीचे कल्पना किए बिना नहीं रह सकता था। उनके माथे पर वह झुर्री थी जो कटु और अनिवार्य विचारों की गवाही देती है। उनकी वे दहकती आंखें थीं जो आत्मा की गहराइयों तक भेद जाती हैं। उनके वे अभिमानी, उपेक्षापूर्ण होंठ थे जो उनसे निकलने वाले शब्दों को एक विशिष्ट झुकाव दे देते हैं जिससे वे उन्हें सुनने वाले की स्मृति में गहरे अंकित हो जाते हैं। काउंट अब युवा नहीं रहे थे, कम से कम 40 वर्ष के। फिर भी यह सहज ही समझा जा सकता था कि वे जिन युवकों के बीच भी होते उन पर प्रभुत्व जमा लेते। वास्तव में उनमें अंग्रेज कवि के उन काल्पनिक नायकों के साथ यह समानता भी थी कि वे दूसरों को सम्मोहित कर लेने का गुण रखते प्रतीत होते थे। अल्बर्ट निरंतर यह टिप्पणी करता रहा कि ऐसे व्यक्ति से भेंट होना उनका कितना सौभाग्य था। फ्रांस उतना उत्साही नहीं था, यद्यपि वह भी किसी श्रेष्ठ सत्ता के प्रभाव के प्रति संवेदनशील था। वह उस योजना के विषय में सोचता रहा जिसका उल्लेख काउंट ने 1-2 बार पेरिस जाने के संबंध में किया था, और उसे इसमें कोई संदेह नहीं था कि अपने असाधारण व्यक्तित्व, अपनी प्रभावशाली आकृति और अपने अपार धन के साथ वे वहां गहरी छाप छोड़ेंगे। फिर भी वह स्वयं यह पसंद करता कि जब काउंट पेरिस में हो तब वह वहां न हो। संध्या इटली के रंगमंच की अधिकांश संध्याओं की भांति बीती, गायकों को सुनने में नहीं बल्कि परिचय नवीनीकृत करने और बातचीत में। काउंटेस जी काउंट के विषय में चर्चा करना चाहती थीं, पर फ्रांस ने उनसे कहा कि उसके पास बताने के लिए कहीं अधिक नवीन बात है, और अल्बर्ट के बनावटी संकोच के बावजूद उसने उस प्रमुख घटना का वर्णन कर दिया जिसने पिछले 3 दिनों से दोनों मित्रों के विचारों को घेरे रखा था। इस प्रकार की साजिशें इटली में दुर्लभ नहीं हैं, कम से कम यदि यात्रियों की बात मानी जाए, और
काउंटेस ने अविश्वास प्रकट करने के स्थान पर अल्बर्ट को उस साहसिक आरंभ के लिए बधाई दी जो इतने संतोषजनक ढंग से समाप्त होने का वादा करता था। वे इस सहमति के साथ विदा हुए कि ब्राचियानो के ड्यूक के नृत्य समारोह में मिलेंगे, जिसमें समूचे रोम को आमंत्रित किया गया था। गुलदस्ता लिए उस स्त्री ने अल्बर्ट से किया हुआ अपना वचन निभाया। न तो अगले दिन और न ही उसके बाद वाले दिन उसने जीवन का कोई संकेत दिया। अंततः मंगलवार आया, कार्निवल का अंतिम और सबसे उच्छृंखल दिन। मंगलवार को थिएटर प्रातः 10 बजे ही खुल जाते हैं, क्योंकि साय 8 बजे के बाद उपवास काल आरंभ हो जाता है। मंगलवार के दिन वे सभी लोग जो समय, धन या इच्छा के अभाव में अब तक उत्सव में सम्मिलित नहीं हो पाए होते, उस उन्मत्त आनंदोत्सव में शामिल हो जाते हैं, उछाल में बह जाते हैं और कोलाहल व गति के समष्टि में अपना योगदान देते हैं। 2 बजे से 5 बजे तक फ्रांस और अल्बर्ट गाड़ियों की पंक्ति के साथ चलते रहे। सामने की पंक्ति वालों और घोड़ों के पैरों तथा गाड़ियों के पहियों के बीच चल रहे पैदल यात्रियों के साथ मुट्ठी भर कन्फेटी फेंकते हुए। और इस भयानक अव्यवस्था में न तो एक भी दुर्घटना हुई, न कोई झगड़ा भड़का, न कोई लड़ाई छिड़ी। इस विषय में इतालवी अद्वितीय हैं। उनके लिए उत्सव वास्तव में उत्सव होता है। इस कथा का लेखक, जिसने 5 या 6 वर्ष इटली में बिताए, एक भी ऐसा अवसर स्मरण नहीं कर सकता जब किसी उत्सव को उन अव्यवस्थाओं ने बाधित किया हो जो अनिवार्य रूप से हमारे यहाँ के उत्सवों के साथ जुड़ी रहती हैं। अल्बर्ट अपने विदूषक के वेश में अत्यंत सफल रहा। उसके कंधे पर एक गांठ लगा गुलाबी फीता था, जिसके सिरे उसके घुटनों तक लटक रहे थे। किसी भ्रम से बचने के लिए फ्रांस ने अपना रोमन किसान का वेश बनाए रखा था। जैसे जैसे दिन ढलता गया, वैसे वैसे शोर बढ़ता गया। उन सभी फुटपाथों पर, उन सभी गाड़ियों में, उन सभी खिड़कियों पर कोई भी मुख मौन नहीं रहा, कोई भी भुजा स्थिर नहीं रही। वह मानव तूफान था। स्वरों की गर्जना और मिठाइयों, गुलदस्तों, अंडों, संतरे और फूलों की ओलों से बना हुआ। 3 बजे पियाजा देल पोपोलो और प्लाज़्ज़ो दी वेनेजिया के पार तोपों की आवाज़, जो इस भयानक कोलाहल के बीच मुश्किल से ही सुनाई दे रही थी, ने यह घोषणा की कि दौड़ें आरंभ होने वाली हैं। दौड़ें मोक्कोली की तरह कार्निवल के अंतिम दिनों की एक विशेष विशेषता है। तोपों की आवाज़ होते ही गाड़ियां तुरंत अपनी पंक्तियां तोड़ देती और जहां भी होती सबसे नज़दीकी गली की ओर मुड़ जाती। ये सभी गतिविधियां अविश्वसनीय कुशलता और अद्भुत तीव्रता से होती, बिना पुलिस के जरा भी हस्तक्षेप किए, न किसी को स्थान सौंपते हुए और न यह बताते हुए कि किससे कहाँ जाना है। पैदल लोग महलों की दीवारों से सट जाते, तभी घोड़ों की टापों और खनखनाती तलवारों की भारी गूंज सुनाई देती। काराबिनियरी की एक टुकड़ी 15 की एक पंक्ति में पूरे कोर्सों में सरपट दौड़ी और उसे बारबेरी के लिए खाली करती चली गई। जब यह टुकड़ी पलात्सो दी वेनेजिया पहुंची, तो तोप की एक और गर्जना ने संकेत दिया कि मार्ग साफ है। लगभग उसी क्षण एक विशाल, सर्वव्यापी, अकल्पनीय शोर के बीच 7 या 8 घोड़े भूतों की तरह दौड़ते हुए दिखाई दिए, जिन्हें 3 लाख कंठों की जयकार और उनकी पीठों पर खनखनाती धातु की कैस्टनेटें आगे बढ़ा रही थीं। फिर कास्तेल सांतांजेलो की तोप ने 3 बार गोले दागे। इसका अर्थ था कि संख्या 3 विजेता है। इस संकेत के अलावा किसी और संकेत की आवश्यकता नहीं थी। गाड़ियां फिर से चल पड़ीं, हर गली से धाराओं की तरह कोर्सों की ओर लौटती हुईं, मानो थोड़ी देर रोकी गई नदियां एक साथ अपने प्रवाह पथ में वापस उंडेल दी गई हों। और विशाल सैलाब 2 ग्रेनाइट किनारों के बीच पहले से भी अधिक वेग से बहने लगा। अब भीड़ के शोर और हलचल में एक नया तत्व और जुड़ गया। मोक्कोली बेचने वाले मैदान में आ गए थे। मोक्कोली या मोक्कोलेत्ती अलग अलग मोटाई की मोमबत्तियां होती हैं, ईस्टर की बड़ी मोमबत्ती से लेकर पतली बत्ती तक, जो रोमन कार्निवल के इस महान समापन में भाग लेने वालों के भीतर 2 परस्पर विरोधी इच्छाएं जगाती हैं। पहली,
अपनी मोकोलेत्ती को जलाए रखना। दूसरी, दूसरों की सभी मोकोलेत्तियों को बुझा देना। मोकोलेत्ती के साथ भी वही सत्य है जो जीवन के साथ है। मानव ने अब तक उसे आगे बढ़ाने का केवल एक ही उपाय खोजा है, जो उसे ईश्वर से मिला है। पर उसे बुझाने के हजार तरीके उसने खोज लिए हैं, और इसमें निस्संदेह शैतान ने उसे थोड़ी सी सहायता दी है। मोक्कोलेत्ती को किसी अन्य प्रकाश स्रोत से सुलगाया जाता है, पर कौन उन हजार तरीकों का वर्णन कर सकता है जिनसे उसे बुझाने की युक्तियां निकाली गई हैं? भारी फूंकें, भयानक धौंकनियां, अतिमानवी पंखे, हर कोई मोक्कोलेत्ती खरीदने को दौड़ा, फ्रांस और अल्बर्ट भी अन्य लोगों के साथ। रात तेजी से उतर रही थी। मोक्कोली की पुकार, जिसे हजारों विक्रेताओं की तीखी आवाजें दोहरा रही थीं, के साथ ही भीड़ के ऊपर दो तीन तारे चमकने लगे। यही संकेत था। 10 मिनट में पलात्सो दी वेनेजिया से पियाजा देल पोपोलो तक, और फिर पियाजा देल पोपोलो से पलात्सो दी वेनेजिया तक 50,000 रोशनियां झिलमिला उठीं। यह भटके हुए प्रकाशपुंजों की एक विशाल सभा सी थी, जिसकी कल्पना करना असंभव है यदि आपने उसे कभी न देखा हो। मानो आकाश के सभी तारे धरती पर उतर आए हों और ऐसी चीत्कारों की संगत में उन्मत्त नृत्य कर रहे हों, जैसी इस पृथ्वी पर मानव कांड ने और कहीं नहीं सुनी। यही वह समय है जब वर्ग भेद सबसे अधिक लुप्त हो जाते हैं। कुली राजकुमार को पकड़ता है, राजकुमार त्रास्तेवेरे के निवासी को, वह बुर्जुआ को। हर कोई फूंक मारता, बुझाता और फिर जलाता है। यदि इस क्षण बूढ़ा एओलस प्रकट हो जाए तो उसे मोक्कोली का राजा घोषित कर दिया जाए और अक्विलो को सिंहासन का उत्तराधिकारी। यह उन्मत्त दहकता उछाल लगभग 2 घंटे तक चला। कोर्सो दिन के उजाले की तरह रोशन था, और दर्शकों के चेहरों की आकृतियां तीसरी या चौथी मंजिल तक पहचानी जा सकती थीं। हर 5 मिनट में अल्बर्ट अपनी घड़ी निकालता। अंततः उसने 7 बजे का समय दिखाया। दोनों मित्र ठीक व्यादे पोंतेफिची के मोड़ पर पहुंच चुके थे। अल्बर्ट गाड़ी से कूद पड़ा, हाथ में अपनी मोक्कोलेत्ती लिए। दो तीन नकाबपोश आकृतियों ने उसे बुझाने या छीनने की कोशिश की, पर अल्बर्ट कुशल मुक्केबाज था। उसने उन्हें एक एक करके 10 गज दूर उछाल दिया और सैन जियाकोमो के गिरजे की ओर दौड़ता चला गया। सीढ़ियां तमाशबीनों और नकाबपोशों से भरी थीं, जो एक दूसरे के हाथों से मोमबत्तियां छीनने के लिए जूझ रहे थे। फ्रांज ने अल्बर्ट को जाते हुए देखा और उसे पहली सीढ़ी पर पैर रखते हुए देखा। लगभग उसी क्षण एक नकाबपोश आकृति, फूलों का गुलदस्ता लिए किसान युवती की जानी पहचानी पोशाक में आगे बढ़ी और उसकी मोक्कोलेत्ती ले ली। और इस बार अल्बर्ट ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। फ्रांस इतनी दूर था कि वह उनकी बातें सुन न सका, पर उसके शब्द निस्संदेह आश्वस्त करने वाले थे, क्योंकि उसने अल्बर्ट और उस युवती को बांह में बांह डाले आगे बढ़ते देखा। कुछ देर तक वह भीड़ में उनके पीछे चला, पर विया माचेल्लो पर उनकी दृष्टि ओझल हो गई। अचानक वह घंटी बजी जो कार्निवल के अंत का संकेत देती है, और उसी क्षण सभी मोक्कोली एक साथ बुझ गए, मानो जादू से। ऐसा लगता था जैसे किसी एक ही विशाल प्रचंड श्वास ने सबको एक साथ बुझा दिया हो। फ्रांस स्वयं को पूर्ण अंधेरे में पाया। उसी क्षण सारी चीत्कारें भी थम गईं, मानो वही श्वास जिसने रोशनियां बुझाईं, शोर को भी अपने साथ उड़ा ले गई हो। अब केवल गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती थी, जो नकाबपोशों को उनके घरों तक ले जा रही थीं। देखने को बस खिड़कियों के पीछे जलती कुछ एक रोशनियां रह गई थीं। कार्निवल समाप्त हो चुका था।